हेलो दोस्तों, हम आज बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 पृथ्वी हमारा आवास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिससे पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें और पृथ्वी को चारों ओर से घिरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। भूपटल की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भू भागों में महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या आप सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का धरातल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जा सकता है। चित्र विश्व, महाद्वीप एवं महासागर। इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मैरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी का अधिक हो सकती है? महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे के अलग हैं। ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एक एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त सबसे होकर गुजरता है। 3 तरफ से जल से घिरा है। सब विश्व के मानचित्र को देखिए एवं उसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्ष इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों में होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पैमाना स्थल संधि कहते हैं। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिणी अमेरिका तथा अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर हैं? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर में दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इस
ये द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह इसकी किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध स्थान यहाँ हैं। इसके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप में उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनद नदियां, भूमिगत तथा वायुमंडल की जलवाष्प की सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 90% से भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के ऊपर में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने वाले बावजूद हम पानी की कमी कभी महसूस करते हैं। महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आप इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, अटलांटिका, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए कि तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाएं। अटलांटिका महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिका महासागर की तरह तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तथा तट की रेखा पर कति श्रेणियों एवं पतनों के लिए स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महासागर को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की तरह हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा तथा इस परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मंडल, आयनमंडल तथा वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 70%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर
जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान की घटना घट घट जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब में निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल स्थान जल तथा हवा के बीच एक है सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों को की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे के से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जगत एवं पादप जगत में विभक्ता किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्रकृति जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव से इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे वायुमंडल तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अध्याय समाप्त। अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आपने इनमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या भाप प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाओं बहते हुए जलवायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूप को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्रतिक्रिया ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमीन रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चित्र 5.1 पर्वत की ऊंचाई एवं आकार में विभिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्प
बलित पर्वत है जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपारदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इसकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित हो जाता है तब धनुषोत्त पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठते हुए खंड को उत्खंड अर्थ तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रश ग्रोवेन कहा जाता है। यूरोप की लाइन घाटी तथा वाइजेन पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इन प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाएं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियान इस तरह के पर्वत के उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रह होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशय के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां के प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हम ईंधन चारा श्रमिक आश्रम तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोद रेंजिंग इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्रकृति सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग हैंग ग्लाइडिंग रिवर्स राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल में है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इनका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई एवं प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजारों मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की सतह पठार नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत छोटा नागपुर के पठार में लोहा कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारीय क्षेत्रों में बहुत से जल प्रवाह हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार का सूर्य रेखा नदी पर स्थित हुंडारू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोर जलप्रपात इस तरह के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी के प्रचलित होता है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठार एवं ये स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल में 200 मीटर के अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ समय तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियां तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं। इन्हें निक्षेप में मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन के में यंगत्से नदी का मैदान इनके प्रमुख उदाहरण मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों में बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल स्वरूप एवं
भूविस्तर स्वरूप की विभिन्नता के अनुरूप कि मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों पर रहने वाले लोगों ने रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उदागर तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हमें इनमें आने वाले खतरों को आम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इनका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। कुछ चित्र हैं। अध्याय समाप्त। अध्याय 7। हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरीय मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जल, वायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपरा में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति: भारत उत्तरीय गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा 30° उत्तर देश को लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 में दक्षिण उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार से 8°4 उत्तर तथा 37°6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68°7 पूर्व तथा 97°25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29° के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है तथा इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1° देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 घंटे का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82°30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों कहा जाता है? माना गया है इस योमत्र को भारत का मानक योमत्र भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं में जुड़ी हैं। चित्र 7.1 में इस देशों के नाम का पता लगाइए। तिब्बत, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। भारत राजनीतिक नक्शा: इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी जल संधि भारत को लेकर श्रीलंका से अलग करती हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन: भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में
बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्र की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल की दक्षिण की स्थिति में बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाएं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिणी में भारत का उत्तर मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र साथ इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग को भारतीय मरुस्थल का स्थित है। शुष्क, गर्म तथा रेतीय स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान दक्षिणी प्रायद्वीप पठार स्थित है। इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियां स्थित हैं। इनके उत्तम पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सातपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। आसमान है। चित्र से मुख्यमंत्री इस पठार में खनिज जैसे कोयला एवं लोहा अयस्क का प्रचुर है। पश्चिम घाट के पश्चिमी में पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ी हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाला की खाड़ी है गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत में 2 द्वीप समूह भी लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि इन कौन कौन से द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी में प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अध्याय समाप्त। अध्याय 8 भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इन संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इनमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी, मार्च से मई तक गर्म मौसम, गर्मी, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, शरद।
शीत ऋतु ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं स्वच्छ पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों में लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौरों पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरब भाषा के मौसमी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन में होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु की स्थिति ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र में जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्य है। वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे है। समुद्र तट पर होने के कारण वे स्थान बहुत अधिक अंत है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित है, मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती है। ये है प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हमें घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष होते हैं जिसमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजा जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग नारियल, झाड़ियाँ तथा पौधे को बिना मनुष्य की सहायता से उपजा जाते हैं, बिना प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे के किस प्रकार के भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न प्रकार कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों को जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार में मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों में हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्यजीवों के प्रकृति निवास। पेड़ों को अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन, वैसे वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वन प्राणी विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास होता है। वन में जंतुओं की हजारों प्रजाति तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार की सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीड़ों तथा निवास होता है। बाघ हमारी राष्ट्रीय पशु है। देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशिया शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले ऊंट, गैंडे असम जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि में हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी एक
है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि है। वन्य जीव अन्य सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों में पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में साँपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कोबरा एवं कैरेट प्रमुख हैं। वनों के कटने पर जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहार के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप वन्यजीव की संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पर्दों की खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मानते हैं ताकि वन्यजीव के निवास को संरक्षित के लिए जागरूकता लाई जा सके। प्रवासी पक्षी: कुछ पक्षी पटेल बगदक, करियूल, फ्लेमिंगो, एक्सप्रेस, लिटिल स्टिंग तृतीय वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंग जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है आर्कटिक प्रदेश में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके बाद में आती हैं। अध्याय समाप्त।